नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। और स्थानीय स्वशासन में अपन ने थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट किया है। ठीक है, आज अपन उसके एमसीक्यूज लेके आए हैं। स्थानीय स्वशासन, आज अपन पढ़ेंगे इसके कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जो आगामी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलते पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? पहला प्रश्न है, ध्यान से देखो। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को कौन सी अनुसूची में, सॉरी, किस सूची में रखा गया है? जब अपने थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ा था तो वहां पे ये डिस्कस किया था। ठीक है, कि स्थानीय स्वशासन किस सूची में रखा गया है। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखिए एक बार, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, अनुसूची में या समवर्ती सूची में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरीय निकाय है। ठीक है, तो कुछ लोग इसका जवाब ऑप्शन सी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को इस सूची में रखा गया है। कौन सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। ठीक है, अपन ने देखा था कि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसका मतलब ये कि संरचना कैसी होगी, ये राज्य सरकारें तय करेगी। हाँ, 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची जो है, इसमें क्या है? पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। लेकिन वो सूची पूछ रहा है, प्रश्न में सूची पूछा है, ना कि अनुसूची। ठीक है, और नगरीय निकाय ये है 12वीं अनुसूची में। अपन थ्योरी वाले सेक्शन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, याद रखना। नगरीय निकाय कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न में अनुसूची दे दे, सॉरी, ऑप्शन में अगर आपको अनुसूची दे दे, लेकिन आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा है कि सूची किस सूची में रखा है, तो सूची कौन सी है? राज्य सूची में रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है स्थानीय स्वशासन। लेकिन स्थानीय स्वशासन में अपन ने छावनी मंडल पढ़ा था। जो छावनी मंडल होता है वह संघ सूची का विषय है, ये याद रखना। केवल छावनी मंडल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो छावनी मंडल होता है, छावनी मंडल आपके संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये याद रखना, संघ सूची का विषय है। अर्थात केवल संसद नियम बना सकती है यदि छावनी मंडल की बात आती है तो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो? स्थानीय स्वशासन किस सूची में आता है? ओवरऑल स्थानीय स्वशासन की बात हो तो आपको राज्य सूची पे टिक करना है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 2, नगर पालिकाओं का नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है कार्यकाल? किसका? नगर पालिकाओं का। आपको पता है कि जो नगर पालिकाएं है, नगर पालिकाएं, ठीक है, ये जो संविधान का भाग 9 क है, संविधान का भाग 9 क, ये जो भाग है, इस भाग का शीर्षक ही क्या है? नगर पालिकाएं है। संविधान का भाग 9 क जो है, उस शीर्षक का नाम ही क्या है? नगर पालिकाएं है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नगर पालिकाओं से मतलब यहाँ पे नगर निगम होगा, नगर परिषद होगी और नगर पालिका होगी। इन तीनों के बारे में वो कहना चाह रहा है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, चाहे मैं बात करूं पंचायती राज की, तो वहां भी कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष कार्यकाल था। ठीक है, यहाँ भी नगर पालिका की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो याद रखना, चाहे नगर निगम की बात पूछे या नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, क्या है, क्या होगा कार्यकाल? 5 वर्ष कार्यकाल होगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक अपन ने देखा था कि जो जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, यह निश्चित है। ठीक है, लेकिन यदि यदि नगर पालिकाएं जो होती है,
इनको हटाना होता है। इनके जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या महापौर जो होते हैं, इनको हटाना होता है तो 5 वर्ष से पूर्व उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन मैंने आपको पंचायत राज जब पढ़ा था तो अपन ने डिस्कस किया था कि यदि कार्यकाल पूरा होने में 6 माह का समय बाकी है तो इलेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि 2 साल 3 साल ऐसे समय बाकी है तो इलेक्शन होता है। ठीक है, याद रखना। तो नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये नगर पालिकाएं पूछ ले या पंचायती राज पूछ ले, आपको प्रश्न में पंचायती राज संस्थाएं पूछ ले, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न कैसे भी पूछ ले, आपका जवाब फिक्स है, 5 वर्ष आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये एक शानदार प्रश्न है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बात किसकी कर रहा है? नगर पालिका के अध्यक्ष का। नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका जो होती है, इसका कौन होता है? अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, नगर परिषद जो होती है, इसमें सभापति होता है और उप सभापति होता है। लेकिन यदि नगर निगम की बात हो, नगर निगम की बात हो तो नगर निगम में उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख को महापौर होता है या उप महापौर होता है। ठीक है, ये याद रखना। चाहे महापौर, सभापति और अध्यक्ष, ये 2-3 चीजें याद रखना, है ना। हालांकि अपन थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात सही है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा है नगर परिषद की नगर परिषद के सभापति, ये के सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, फिर है पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? पूछा क्या है? सत्य पूछा है। ठीक है, जो पूछा है उस पर गोला कर लीजिए। पूछा क्या है? प्रश्न ने पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दे दिए हैं, अब पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है। ठीक है, सत्य पूछ रहा है। पहला है नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ये बात सही है क्या? ये बात, नगर पालिका के अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात सही है क्या? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। तो सरपंच को तो आप मतदान देते, वोट देते हो, उनका निर्वाचन करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष मतदान होता है सरपंच का। ठीक है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अप्रत्यक्ष। फिर तीसरा स्टेटमेंट, नगर परिषद, बात कर रहा है नगर परिषद की। नगर परिषद के सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात सही है क्या कि नगर परिषद, इसका सभापति कौन, अध्यक्ष कौन होता है? सभापति होता है। तो सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर एक और देख लेते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। तो प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। अब ये 3 तो आपके गलत हो गए, 1 3 4 स्टेटमेंट तो आपके गलत हो गए। तो प्रश्न ने पूछा कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। केवल 2 कथन सही है इसमें, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई। ठीक है, ये आप, ठीक है, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, केवल 2। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
केवल 2 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब ध्यान से सुनना एक बार। नगरीय निकाय, और दूसरा है आपका पंचायती राज। पंचायती राज, ये जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक वैसे ही पंचायती राज में होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, अब सुनना। प्रश्न पूछ रहा है कि किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और किसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रश्न ने बोला कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो सरपंच होता है उसको, जो वयस्क मतदाता होते हैं 18 वर्ष से अधिक की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरपंच का चयन निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये तो प्रत्यक्ष हो गया। अभी जो पंचायत समिति है या जिला परिषद है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। और जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ठीक है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो ये जो पंचायत समिति का प्रधान है या जिला परिषद का जिला प्रमुख है, ठीक है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात याद रखना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य प्रधान का चुनाव करते हैं, जिला परिषद के सदस्य जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष, ठीक है, याद रखना। पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रधान की बात आए, के प्रमुख की बात आए, अध्यक्ष की बात आए तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। लेकिन यदि ग्राम पंचायत की बात हो तो अपने सरपंच को याद कर लेना कि उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात याद रखना। फिर है नगरीय निकाय। तो मैंने आपको बताया कि नगरीय निकाय में चाहे नगर पालिका हो या नगर निगम हो या नगर परिषद हो, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो प्रश्न ने भी यही पूछा था कि नगरीय निकाय में जो नगर पालिकाएं होती है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ने जो पूछा है वापस देख लीजिए एक बार कि नगर पालिका के, किसका पूछा है? नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ये बात गलत होगी, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, एक है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही थी। नगर परिषद के सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो नगरीय संस्थाएं होती है उनके जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। चौथा ऑप्शन है पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि अगर पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में केवल ग्राम पंचायत का चुनाव, केवल ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न ने पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना कि नगरीय निकाय में चाहे नगर पालिका हो या नगर परिषद हो या नगर निगम हो, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, बाकी पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य अपनों में से ही अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं, चाहे प्रधान हो या जिला प्रमुख हो। ठीक है, ये बात याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 ध्यान से पढ़ना। किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, किसकी बात कही गई? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई और पंचायती राज, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया। बताइए, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी समिति है, प्रश्न ने पूछा है कि कौन सी समिति है जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना की बात कही। त्रिस्तरीय संरचना की बात कही, ऐसी कौन सी समिति है? ठीक है, ये कौन सी समिति बोल रही है? बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए। अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है पीके थुंगन समिति, और ऑप्शन डी है संथानम समिति, के संथानम समिति। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वापस देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति और के संथानम समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, ध्यान से सुनना, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इन्होंने पहली बात तो ये कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही, त्रिस्तरीय संरचना की बात कही। पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना, चाहे ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, ऐसे तीन स्तरीय पंचायत राज की कल्पना किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने की। ठीक है, एक बात याद रखना आप यहां से कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही, इनकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज की शुरुआत की। पंचायती राज की शुरुआत की। ठीक है, ये याद रखना किस समिति की सिफारिश पर। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, ये प्रश्न आ सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की। आपसे समिति का नाम पूछा जा सकता है, तो आप बता देना कि बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति है, याद रखना। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि लोकतंत्र में अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकारें, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार हो जाती है, प्रांत की बात करें तो राज्य सरकार, और अगर स्थानीय शासन की बात करें तो नगर निकाय और पंचायती राज। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही और पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना की बात कही। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति है, याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, प्रश्न 5 है, किसी नगर में वार्ड समितियों का गठन करने के लिए आवश्यक जनसंख्या होगी। किसी वार्ड में वार्ड समितियों का गठन करने के लिए आवश्यक जनसंख्या होगी। प्रश्न ने पूछा है वार्ड समितियों का गठन, भाई कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि वार्ड समितियों का गठन किया जाए? ऑप्शन ए है 5 लाख से अधिक, ऑप्शन बी है 3 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 1 लाख से अधिक, और ऑप्शन डी है 50,000 से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए कि वार्ड समितियों के गठन के लिए कितनी आवश्यक जनसंख्या होनी चाहिए? भाई कितना जनसंख्या होना चाहिए कि वार्ड समितियों का गठन किया जा सके? तो कितना होगा? इसमें ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 3 लाख से अधिक। ये याद रखना, ये प्रश्न पूछेगा, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की बात हो या नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स है वहां पे प्रश्न आ सकता है कि किसी नगर में वार्ड समितियों के गठन के लिए आवश्यक जनसंख्या क्या होगी? 3 लाख से अधिक होगी। ठीक है, ये याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। एक बात याद रखना, जनसंख्या के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जनसंख्या यदि 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक और 1 लाख तक, सेकंड है 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक, और तीसरा है 5 लाख से अधिक।
किस नगर में वार्ड समितियों के गठन के लिए आवश्यक जनसंख्या पूछे तो 3 लाख बता देंगे यदि वार्ड की बात करें, यदि वार्ड समितियों की बात करें। लेकिन यदि पूछ रहा है कि 20,000 से अधिक जनसंख्या हो और 1 लाख तक जनसंख्या हो तो वहां पर राज्य सरकार किसका गठन करेगी? नगर पालिका का गठन करेगी। राज्य सरकार किसका गठन कर सकती है? नगर पालिका का गठन कर सकती है। ये बात याद रखना। यदि 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो और 5 लाख तक जनसंख्या की बात हो तो राज्य सरकार वहां पर नगर परिषद, किसका? नगर परिषद का गठन कर सकती है। नगर परिषद का गठन करेगी। यदि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो राज्य सरकार वहां पर नगर निगम, किसका? नगर निगम का गठन कर सकती है। ये बातें याद रखना। वापस सुन लीजिए कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 20,000 से अधिक है, 1 लाख तक है तो वहां पर नगर पालिका का गठन कर सकती है। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। संविधान में इसे राज्य सूची का दर्जा दिया गया है। ठीक है। यदि 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, 5 लाख तक जनसंख्या है तो नगर परिषद का गठन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। लेकिन यदि जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, यदि जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम का गठन किया जाएगा। कौन करेगी? राज्य सरकार गठन करेगी। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि यदि वार्ड समितियों की बात आ जाए तो आपको आवश्यक जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख से अधिक। ये बात याद रखना। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा? प्रश्न वापस देख लीजिए। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा? ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति। अच्छा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखना, वापस आ सकता है। ठीक है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा? ठीक है, ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति। क्या ऑप्शन बी सही है क्या? गाडगिल समिति। ऑप्शन सी है थुंगन समिति और ऑप्शन डी है जीवी के राव समिति। क्या है? जीवी के राव समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? जीवी के राव समिति। क्या है? जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा। क्या कहा था? बिना जड़ वाली घास कहा। ठीक है, याद रखना। एक बार अपन समितियां देख लेते हैं ना। कुछ समितियां है जहां से आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी आगामी एग्जाम से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब ध्यान से सुनना। बलवंत राय मेहता समिति, अपन ने अभी डिस्कस किया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही, त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने। और इनकी सिफारिश पर ही पंचायती राज की शुरुआत की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति याद रखना। फिर है अशोक मेहता समिति। कौन सी है? अशोक मेहता समिति। इसमें क्या है? 2 स्तरीय व्यवस्था की बात कही अशोक मेहता समिति ने। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि कौन सी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज में, ये प्रश्न बन सकता है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज में 2 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, या फिर किस समिति ने पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। ये प्रश्न आ सकता है, यहाँ से ध्यान रखना कि कौन सी समिति है जिसने 2 स्तरों की बात की। अब 2 स्तर कौन कौन से है? एक तो है ग्राम पंचायत और एक है जिला परिषद। क्या है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद। इन 2 स्तरों की बात किसने कही? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, ये याद रखना यहाँ से, है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर है SC ST को आरक्षण, एक है संवैधानिक दर्जा, एक है राजनीतिक दलों की भागीदारी। ये कौन कह रहा है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसने 2 स्तरों की बात कही। ठीक है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। इन्होंने SC ST के आरक्षण की बात कही। प्रश्न वैसे पूछा जा सकता है कि किस समिति ने सर्वप्रथम
कौन सी समिति थी जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज में SC ST के आरक्षण की बात कही? ठीक है, ये बात याद रखना कि कौन सी समिति है जिसने पंचायती राज में सर्वप्रथम SC ST के आरक्षण की बात कही। ठीक है, याद रखना, SC ST के आरक्षण की बात कही, कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति। ठीक है, याद रखना। एक है संवैधानिक दर्जा, ये क्या है? अशोक मेहता समिति ने ये सिफारिश की कि जो पंचायती राज संस्थाएं होती है इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। कौन सी समिति ने कहा? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने कहा कि SC ST को पंचायती राज के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने कहा कि 2 स्तरीय व्यवस्था हो पंचायती राज में। इवन अशोक मेहता समिति ने ये तक कहा था कि जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें पंचायती राज में भागीदारी का अवसर मिले। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर यह कहा गया कि राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो? पंचायती राज में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो, कौन सी समिति ने कहा था? अशोक मेहता समिति ने कहा था। यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, याद रखना कि यदि SC ST के आरक्षण की बात हो तो अशोक मेहता समिति, 2 स्तर की बात हो तो अशोक मेहता समिति, संवैधानिक दर्जे की बात हो तो भी अशोक मेहता समिति, और यदि राजनीतिक दलों का पंचायती राज में भागीदारी की बात हो तो भी अशोक मेहता समिति। ये याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अच्छा, एक है GV राव समिति। जो अपना प्रश्न था कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास खा? तो कौन सी समिति है? GV राव समिति है। ठीक है, GV राव समिति है, ये प्रश्न याद रखना। एक है कि जिला विकास आयुक्त के पद का गठन किया जाएगा। किस समिति ने कहा कि जिला विकास आयुक्त के पद का गठन किया जाना चाहिए? किसका? जिला विकास आयुक्त के पद का गठन किया जाना चाहिए जिले में विकास के लिए। ठीक है, आपको पता है कि पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जिला परिषद है। पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद है, तो जिले स्तर पर जिला विकास आयुक्त का पद सृजित करना चाहिए। ये किस समिति ने कहा? GV राव समिति ने कहा। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है थुंगन समिति। कौन सी है? थुंगन समिति। 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। थुंगन समिति ने कहा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। कितना कार्यकाल होना चाहिए? 5 वर्ष का कार्यकाल। किसने कहा? थुंगन समिति ने कहा। ठीक है, तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल याद रखना। महिलाओं को आरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न वैसे आएगा कि किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज में SC और ST को, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए? तो वो कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। और यदि प्रश्न ऐसे पूछे कि किस समिति ने यह सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए? किसको? महिलाओं को आरक्षण। तो महिलाओं के आरक्षण की बात किस समिति ने कही? किस समिति ने कही थी? थुंगन समिति ने कही थी। ठीक है, ये गाडगिल समिति अलग है ना। ये थुंगन समिति के प्रावधान है ना। तो थुंगन समिति वापस देख लीजिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल हो। पंचायती राज का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। किसने कहा? थुंगन समिति ने। ये महिलाओं वाला प्रावधान याद रखना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर है गाडगिल समिति। कौन सी समिति है? गाडगिल समिति। गाडगिल समिति ने राज्य वित्त आयोग, किसकी बात कही? राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की बात कौन सी समिति कहती है? गाडगिल समिति। ठीक है, गाडगिल समिति ने यह कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, वापस देख लीजिए। गाडगिल समिति कहती है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, थुंगन समिति बोलती है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। थुंगन समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, और थुंगन समिति ने कहा था कि संवैधानिक दर्जा मिले। किसको संवैधानिक दर्जा मिले?
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। ठीक है, याद रखना। एक है जीवीके राव समिति, इसने क्या कहा था कि पंचायत राज संस्थाएं बिना जड़ वाली घास है, कि पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास किसने कहा? जीवीके राव समिति ने। ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, वो याद रखना कि जिला विकास आयुक्त का पद का गठन किया जाना चाहिए। जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन की बात कौन सी समिति बोलती है? जीवीके राव समिति बोलती है। ठीक है, ये याद रखना। अपन ने अशोक मेहता समिति देखा था, 2 स्तरीय व्यवस्था, SC ST को आरक्षण, संवैधानिक दर्जा और राजनीतिक दलों की भागीदारी, है ना, राजनीतिक दलों की भागीदारी, SC ST को आरक्षण और 2 स्तरीय व्यवस्था। और त्रिस्तरीय व्यवस्था की किसने कहा? बलवंत राय मेहता समिति ने। सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना, ये याद रखना। चलते हैं वापस अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा? तो कौन सी समिति है? जीवीके राव समिति है ना। कौन सी समिति है? जीवीके राव समिति है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है ना, का चयन कीजिए। यदि आपसे सत्य पूछे तो सत्य पर गोला कर लीजिए, असत्य पूछे तो असत्य पर गोला कर लीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है तो गोला कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, किसके? पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं। किसे देते हैं? प्रधान को देते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं, ये बात सही है क्या? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधान किसकी बात कर रहा है? प्रधान की। प्रधान अपना त्याग पत्र उप प्रधान को देता है, ये बात सही है क्या? ठीक है, नेक्स्ट है सी, सरपंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को देता है, ये बात सही है क्या? किसको देता है? खंड विकास अधिकारी को देता है, ये बात सही है क्या? नेक्स्ट है ऑप्शन डी, जिला प्रमुख। कौन? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है, ये बात सही है क्या? बताइए इसमें से कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो कि गलत है, जो कि असत्य है? ठीक है, बताइए। अब ध्यान से सुनना। यदि बात करें सरपंच की, तो सरपंच किसे अपना त्याग पत्र देता है? सरपंच अपना त्याग पत्र उप सरपंच को देता है क्या? नहीं देता। किसको देता है? खंड विकास अधिकारी को। किसे देता है? खंड विकास अधिकारी को। ठीक है, याद रखना ये, खंड विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है कौन? सरपंच। सरपंच अपना त्याग पत्र कैसे देता है? खंड विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है, ये बात याद रखना, यहां से प्रश्न बनेगा, है ना। नेक्स्ट है प्रधान। प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? उप प्रधान को देता है क्या? नहीं। किसको देता है? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को, ये बात याद रखना। ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके लिए। यहाँ से यदि स्टेटमेंट में प्रश्न पूछता है कोई भी बोर्ड, तो ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न पक्का देता है। ठीक है, फिर है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला प्रमुख त्याग पत्र किसे देता है? वो ऑप्शन में जिला कलेक्टर भी देता है। नहीं, जिला कलेक्टर को नहीं देता। किसे देता है? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं त्याग पत्र। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? सरपंच अपना त्याग पत्र देता है खंड विकास अधिकारी को देता है। ठीक है, प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। किसे देता है? जिला प्रमुख को। लेकिन यदि बात हो जिला प्रमुख की, तो जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को त्याग पत्र देता है। जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को त्याग पत्र देता है, प्रधान जिला प्रमुख को त्याग पत्र देता है, और सरपंच
खंड विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है, ये बात याद रखना। अब कंफ्यूज मत होना कि सरपंच प्रधान को, क्योंकि प्रधान किसको दे रहा है, जिला प्रमुख को दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होना कि सरपंच प्रधान को देगा। सरपंच प्रधान को त्याग पत्र नहीं देता, किसको देता है, खंड विकास अधिकारी को देता है। ये प्रश्न याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मैंने 4 5 6 स्टार लगा दिए, याद रखना सरपंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को देता है, दिमाग में बैठा लो ये बात, ठीक है। प्रधान किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा, ठीक है, जिला प्रमुख को देगा, याद रखना। अच्छा एक बात याद रखना कि जो उप प्रधान होता है, कौन, उप प्रधान होता है, ये जो उप प्रधान होता है ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, प्रधान को देता है। किसको देता है, प्रधान को देता है, याद रखना। और एक और याद रखना, जो प्रश्न ने पूछा है, प्रश्न ने क्या पूछा है कि पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र किसे देते हैं, प्रधान को ही देंगे। किसे देंगे, प्रधान को ही देंगे, ये बात याद रखना। वापस चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन छांटना था। पहला कथन है कि पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं, कौन, निर्वाचित सदस्य। तो ये बात सही है क्या, किसे देंगे, प्रधान को, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। फिर है बी, प्रधान अपना त्याग पत्र उप प्रधान को देता है, तो अपन ने तो ये पढ़ लिया, ये तो गलत बात है। अपन ने अभी देखा कि प्रधान तो अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है, प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि प्रधान अपना त्याग पत्र उप प्रधान को नहीं देता, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट बी आपका गलत हो गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा आपके प्रश्न का, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ये कथन गलत है। प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है, जिला प्रमुख को देता है। किसे देगा, जिला प्रमुख को देता है, ठीक है। याद रखना। फिर ऑप्शन सी, सरपंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को देता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है डी, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना, यहाँ से प्रश्न वापस आ सकता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। प्रधान अपना त्याग पत्र कैसे देता है, ये 2021 के ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ये चारों ही लाइनें अपने आप में, ये 4 स्टेटमेंट अपने आप में 4 क्वेश्चन है, याद रखना। अब ये प्रश्न संख्या 8, ध्यान से पढ़ना। एक वर्ष में आपदा की स्थिति में पंचायत समिति का प्रधान, कौन, पंचायत समिति का प्रधान अधिकतम कितनी राशि स्वीकृत कर सकता है। किसकी बात हो रही है, प्रधान की, कि यदि आपदा की स्थिति होती है, यदि आपदा की स्थिति होती है तो प्रधान एक साल में कितनी राशि स्वीकृत कर सकता है, कितनी करेगा, 5 लाख कर सकता है क्या, 1 लाख, ऑप्शन सी 50,000 और ऑप्शन डी 25,000, तो कितनी कर सकता है प्रधान, आपदा की स्थिति में कितनी राशि स्वीकृत कर सकता है, कितनी कर सकता है, 25,000। ये याद रखना, ये नया प्रश्न है, ये नया प्रश्न है, जब भी आएगा मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इस प्रश्न का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल नया प्रश्न है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पे ये प्रश्न मिलता है, ठीक है। 25,000 रुपये देगा कौन, प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान आपदा की स्थिति में एक साल में 25,000 रुपये स्वीकृत कर सकता है, 25,000 से ज्यादा स्वीकृत नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है ना। और जब भी आएगा बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि 1 लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य कितने हो सकते हैं। प्रश्न क्या है, 1 लाख तक की जनसंख्या, 1 लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं क्या, 15 हो सकते हैं क्या, 20 25 कितने हो सकते हैं। तो ये याद रखना, फिक्स डाटा है, याद रखना 15 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 15। यदि 1 लाख तक की जनसंख्या है पंचायत समिति में तो निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं पंचायत समिति में, 15 हो सकते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा ये बात याद रखना कि जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं
ये जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये अपने में से ही प्रधान उप प्रधान का चुनाव करते हैं। ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये अपने में से ही प्रधान उप प्रधान का चुनाव करते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति में कौन होता है? प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, और क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब ये जो निर्वाचित सदस्य है ये ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। क्या करेंगे? चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं। और इसीलिए प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ये प्रश्न अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, याद रखना 15 सदस्य होंगे ना। अच्छा, प्रश्न संख्या 10 आपका आखिरी प्रश्न आज का। राजस्थान पंचायती राज नियम कब लागू किया गया? राजस्थान पंचायती राज नियम कब लागू किया गया? ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना आप। वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, ये एक अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। ठीक है, वर्तमान में जो नगर पालिका है, वर्तमान में नगरीय जो निकाय होते हैं के कार्य और शक्तियों का निर्धारण, शक्तियों का निर्धारण ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आया था एक 1959 में, 1959 में एक एक्ट आया था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। ठीक है, तो वर्तमान में जो नगरीय निकाय होते हैं, वर्तमान में ये जो नगरीय निकाय है, वर्तमान में जो नगरीय निकाय है, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, वे कार्य कौन से अधिनियम के तहत करते हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत वो कार्य करते हैं। ये प्रश्न आ सकता है आपके, कौन सा अधिनियम है? 1959 वाला। ठीक है, ये याद रखना, 1959 के अधिनियम है, उसके तहत कार्य और शक्तियों का निर्धारण किया गया है। 1959 का अधिनियम है, ये बात याद रखना यदि बात नगरीय संस्थाओं की हो तो। ठीक है, अपना प्रश्न क्या है कि राजस्थान पंचायती राज नियम कब लागू किए गए? राजस्थान पंचायती राज नियम कब लागू किए गए? ठीक है, कब लागू किए गए? 1993 में लागू किए गए थे क्या? 1994, 1996, 1999? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम कब लागू किए गए? कब लागू किए गए नियम पूछ रहा है, नियम ध्यान से सुनना, अधिनियम नहीं पूछ रहा, नियम पूछ रहा है। तो नियम का क्या हो जाएगा? 1996 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से चालू है? 1994 से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से है ना। और यदि बात करें राजस्थान पंचायती राज नियम, राजस्थान पंचायती राज नियम ये कब से लागू है? 1996 से। ये बात याद रखना। बात यहाँ पे 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नहीं है। बात क्या है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से लागू है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम बात कर रहा है नियम की। ठीक है, बात कर रहा है नियम की, तो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 से लागू है, सॉरी है ना, 1996 से लागू है। ये बात याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं और आ चुका है एग्जाम्स में।
यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 1996 याद रखना। तो आपके प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक और डाटा है जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नगरीय संस्थाएं वर्तमान में 312 नगरीय संस्थाएं हैं। कितनी है? 312। वर्तमान में 312 नगरीय संस्थाएं है, आप याद रखना, ठीक है। वर्तमान में वर्तमान में राजस्थान में 13 नगर निकाय है, सॉरी 13 नगर निगम है। 13 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 13। 51 नगर परिषद है। नगर परिषद कितनी है? 51 है। और 248 नगर पालिकाएं हैं। ये याद रखना। 13 नगर निगम है, 51 नगर परिषदें हैं और 248 नगर पालिका है वर्तमान में राजस्थान में, ठीक है। ये याद रखना। तो वापस देख लीजिए, अपन ने आज क्या क्या देखा। पहले अपन ने समितियां देखी। बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। अशोक मेहता समिति 2 बार, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, SC ST को आरक्षण, संवैधानिक दर्जा और राजनीतिक दलों की भागीदारी, ये याद रखना। फिर उसके बाद अपन ने देखा था उसके बाद अपन ने देखा था कि जो नगरीय निकाय होते हैं उनके जो तीनों सर्वोच्च सर्वोच्च पद होंगे, चाहे नगर पालिका हो या नगर परिषद हो या नगर निगम हो, ठीक है, तो उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि बात करें पंचायती राज में तो केवल ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बाकी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, याद रखना। एक अपन ने देखा था कि जनसंख्या 20,000 से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख तक की जनसंख्या है तो नगर पालिका बना सकती है राज्य सरकार वहाँ पे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या और 5 लाख तक की जनसंख्या है तो राज्य सरकार वहाँ पे नगर परिषद का गठन कर सकती है। यदि जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो राज्य सरकार ऐसी कंडीशन में नगर निगम की स्थापना कर सकती है, नगर निगम का गठन कर सकती है। राजस्थान में वर्तमान में 13 नगर निगम है। प्रश्न ने पूछा था कि वार्ड समितियों के गठन के लिए आवश्यक जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 लाख की जनसंख्या आवश्यक है। वार्ड समितियों के गठन के लिए 3 लाख की जनसंख्या आवश्यक है, ये बात याद रखना। अपन ने त्याग पत्र वाला देखा था कि सरपंच त्याग पत्र देता है खंड विकास अधिकारी को, सरपंच खंड विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है, ठीक है। प्रधान किसको देगा? उप प्रधान प्रधान को देता है, लेकिन प्रधान जिला प्रमुख को देता है। और जिला प्रमुख किसको देता है त्याग पत्र? संभागीय आयुक्त को त्याग पत्र देता है, ठीक है, याद रखना। उप प्रधान त्याग पत्र देता है प्रधान को। पंचायत समिति का सदस्य त्याग पत्र देते हैं प्रधान को, ठीक है, ये अपने देखे थे। आपदा की स्थिति में प्रधान अधिकतम 25,000 रुपये स्वीकृत कर सकता है। पंचायत समिति निर्वाचित सदस्य 1 लाख तक की जनसंख्या है तो 15 होंगे, ठीक है, ये अपने देखा था। एक अपने देखा था राजस्थान पंचायत राज नियम कब लागू किए गए? 1996 को लागू किए गए, ये बात याद रखना। तो एक अपने देखा था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 देखा था, जिस जो वर्तमान में जो नगरीय संस्थाएं होती है वो कार्य करती है किस एक्ट के तहत? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत कार्य करती है, ये अपन ने देखा था। एक अपन ने देखा था राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994। और एक देखा था राजस्थान पंचायत राज नियम कब लागू किए गए? तो नियम की बात हो तो नियम 1996 में लागू किए गए। ये प्रश्न पूछ चुका है बोर्ड, राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 312 शहरी निकाय है। कितने शहरी निकाय है? 312 शहरी निकाय है, ये बात याद रखना। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। और इस जो भी अपने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे हैं इसकी PDF में आपको LNT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। यदि आपको राजस्थान पॉलिटी में कोई भी क्वेरी है जो अपन ने अभी तक के टॉपिक देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक आप LNT एजुकेशन के चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।